बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक। आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल जो है वो एक मुअम्मा बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है क्रिमिनल ट्रायल को हैंडल करना। तो आज हमने एक अपना क्रिमिनल ट्रायल जो है वो कंक्लूड किया, और मैं जब इसकी फ़ाइलें सम अप कर रहा था और उसको स्टोर रूम में रखने जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने जिस तरह इस केस को हैंडल किया है तो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद, जो कि ये सीना बसीना हमने अपने उस्तादों से सीखा और इसी तरह चलता रहा, तो ये कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि अगर जब क्रिमिनल ट्रायल को जब हैंडल किया जाता है तो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो वो लॉयर को रिक्वायर्ड होते हैं, और कैसे अपनी वो फ़ाइल को मैनेज करता है, और कैसे कैसे वो चट्ठे बनते चले जाते हैं, बंडल्स बनते चले जाते हैं, और आखिर में वो किस शक्ल में नज़र आता है। तो अल्टीमेटली ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो आपके साथ है, ये मेरे सामने एक बंडल पड़ा है, ये आखिरी बंडल है जो इससे बना है, और ये वाला जो है ये मुतफ़रक़ फ़ाइलों का एक बंडल है जो मेरी लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है। तो जो क्रिमिनल ट्रायल है किसी भी किस्म का, जब वो कोई भी लॉयर इसमें एंगेज होता है तो इनिशियली उस दो किस्म की फ़ाइलें उसको रिक्वायर्ड होती हैं, एक जुडिशल फ़ाइल और एक पुलिस फ़ाइल। कानूनी तौर पर पुलिस फ़ाइल को हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो है क्रिमिनल ट्रायल में एक अच्छा वकील आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता जब तक उसको पुलिस की जो प्रोग्रेस है वो उसके इल्म में ना हो। तो मैं आखिर से वापस की तरफ आता हूँ कि जब हम क्रिमिनल ट्रायल को कंक्लूड कर रहे होते हैं तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले मैं वो फ्रेंड्स जो हैं, वो एक लॉयर की जो फ्रेंड्स हैं, वो उनसे आपकी आशनाई करवाऊँगा। ये मेरे राइट साइड पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि शायद यहाँ से नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिसके बगैर कोई भी ट्रायल का वकील जो है उसकी टेबल पर ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जिसमें जो जो चीज़ें मैं ये दिखा रहा हूँ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हाईलाइटर्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। ये सुआ, ये जो है वो पेंसिल, यूएसबी, पेपर वेट, आपकी स्टैम्प्स, आपकी पेपर पेन्स, आपको फ़ाइलों को बांधने वाला ये जो दिखा रहा हूँ आपको मैं, आपका स्टेपलर जो है ये आपके पास होना चाहिए, इंक पैड होना चाहिए, वाइटो होना चाहिए आपके पास, कैंची, स्टेपलर पेन्स, जो है लेड पेंसिल है, उसका शार्पनर है, फुट है, ये पिनें उखाड़ने वाला, और ये आगे पेज को आगे ले जाने के लिए ये बेसिक चीज़ें जो है ट्रायल किट की टूल्स जो हैं बेसिकली ये लॉयर के दराज के अंदर ये हर वक्त मौजूद होती हैं, और वक्त के साथ साथ ये जो हमारी जो है वो वकालत का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन इनको ऐसा सच कभी एलेबरेट नहीं किया गया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वक्त हम अपने क्रिमिनल ट्रायल की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो हमारे अपना ड्रॉ में मौजूद होती हैं। तो ये फाइनली जब मैं चीज़ों को सम अप कर रहा था, ये सबसे अहम चीज़ है, ये जो फ़ाइलों को, पेपर्स को आर्जी तौर पर क्लिप करने के लिए, बजाय पुराने ज़माने में हम अपने इन सुओं के ज़रिए जो है इनको टैग्स लगाते थे, तो उसकी जगह पर अब ये रिप्लेस हो गया है कि जितना आपने जो पेपर्स आप निकालते हैं उसको फ़ौरी तौर पर इनके ज़रिए हम इसको बंद कर सकते हैं। तो मैंने जब फाइनली इसको सम अप किया, आज हम जब फाइनल आर्गूमेंट्स में जा रहे थे, तो मुझे 10 पार्ट्स के अंदर जो है वो जो दो फाइलें थी वो स्प्लिट करके 10 हिस्सों में तकसीम हो गई। हम बारी बारी उन 10 हिस्सों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो बंडल आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 1227/14 एक ट्रायल था हमारा, उसके अंदर ये जुडिशल फ़ाइल है। अब जब जुडिशल फ़ाइल और पुलिस फ़ाइल आ गई हमारे सामने, जब हम ट्रायल में एंगेज हो गए, तो फिर हम ये इतनी सारी फ़ाइलें कैसे बन गई, इसके जो पार्ट्स हैं ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एक जुडिशल फ़ाइल जो है पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी इसमें पुलिस फ़ाइल है, थर्ड वन इसके अंदर प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, फोर्थ वन इसके अंदर डिफेंस एविडेंस है, फिफ्थ वन इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ 342 CRPC है, सिक्स्थ वन इसमें बंडल ऑफ जजमेंट्स हैं, सेवन्थ वन इसके अंदर बंडल ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन और इंटरम ऑर्डर्स हैं। ये इस केस के अंदर बंडल ऑफ जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, बंडल ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन और इंटरम ऑर्डर्स हैं। नंबर 9 इसमें रजिस्टर ऑफ नोटिंग है, ABC की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, और नंबर 10 फाइनल आर्गूमेंट्स हैं। यानी ये 10 पार्ट, ये जो चीज़ें जो हमें शुरू में मिली हैं, एक पुलिस फ़ाइल और एक जुडिशल फ़ाइल, वो सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है तो ये 10 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। और चीज़ों को समझने के लिए हमें बार बार जो प्रिंसिपल काउंसिल है उसने इन फ़ाइलों को बार बार पढ़ना है और बार बार उनको इस तरतीब से रखना है कि जब उसका ब्रीफ बने और जब वो चाहे जहाँ से मर्ज़ी चाहे वो अप्रोच कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि जब आज हमने इसको कंक्लूड किया, फाइनली जो है वो केस कंक्लूड हो गया, तो कंक्लूड होने के बाद जो चीज़ मेरे सामने थी ये जुडिशल फ़ाइल है। तो ये जुडिशल फ़ाइल वो फ़ाइल नहीं रही, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जुडिशल फ़ाइल अव्वल
इसके अंदर कोई जुडिशल फ़ाइल इतनी बड़ी थी कि मुझे अव्वल दोम सोम करके, जैसे ये अव्वल है और ये दोम है, तो ये अव्वल दोम सोम करके मुझे इसके फ़ाइलें बनानी पड़ी। तो एट दी एंड इसमें से निकल के सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स बचे जो इसके अंदर फाइन रह गए थे, क्योंकि हम इसी के अंदर से सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे जैसे शहादतें होती हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर से वो जो चीज़ें निकल के अलग-अलग बंडल्स बनते चले जाते हैं और आखिर में वो इतनी सी रह जाती है। तो इसको देख के आपको ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को देख के, उसकी फ़ाइलों को देख के, जब ये क्लाइंट सारी फ़ाइलें मेरे पास लेके आया तो देख के एक नया वकील घबरा जाता है कि पता नहीं इसके अंदर कितना काम है, तो इसमें कोई काम नहीं है, ये आखिर में सिर्फ ये जुडिशल फ़ाइल बचती है। तो इसके अंदर फाइनली जो जुडिशल फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हम इसको देख लेते हैं। इसके अंदर जो आखिर में बच जाता है, और ये जो मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ, जो अच्छी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो भी इसी तरह ही अपनी फ़ाइल को अलग-अलग तरतीब लगा लेती हैं। तो इसके अंदर जो फाइनल जब आखिर पे जब जाते हैं तो हमें 173 सीआरपीसी की जितनी भी फॉरवर्ड शुदा रिपोर्टें हैं वो इसके अंदर बच जाती हैं, जैसे कि ये इसके अंदर गाहे बगाहे आती रहीं। इसके अंदर फ़हरिस्त गवाहान जो हैं वो हमें इसके अंदर रह जाते हैं एट दी एंड। और इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी मुतफ़र्रक़ डॉक्यूमेंट्स जो कि टेंडर नहीं हुए शहादत में, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी नहीं हुए और डिफेंस की तरफ से भी नहीं हुए, ना इनको कोई मार्क लगा है, तो वो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जुडिशल फ़ाइल के अंदर फाइनली रह जाती हैं। और एक चार्ज शीट जो है, जैसा कि सबको पता है, ये किताबों में लिखा है 241 ए से मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल स्टार्ट होता है, 265 सी जो है उससे जो है वो सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले नकुला तकसीम होती हैं, और वो जो नकुलात हैं वो भी यकीनन जो 173 की सीआरपीसी की रिपोर्ट जब अदालत में आती है तो उसके आखिर में असूली तौर पर ये जो उसका इंडेक्स है उसके आखिर में लिखा होना चाहिए कि इतनी नकलें जो इसके साथ अटैच करके कोर्ट के सामने पेश की गई हैं। तो वो नकुलात जो हैं वो जैसे ही ट्रायल शुरू होता है वो मुलज़म को मिल जाती हैं। अब वो फाइनली हमें इस जगह पर वो नकुलात नज़र नहीं आ रही इस सारे के अंदर, क्योंकि वो यूटिलाइज़ हो जाती हैं, वो कन्फ्रंटेशन के लिए 162 सीआरपीसी के मुताबिक इस्तेमाल हो जाती हैं। तो जब हम ट्रायल कंक्लूड करने जा रहे होते हैं तो यूजुअली वो हमारे पास नहीं होती। तो जो बची हुई चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके आखिर पे सबसे फार्म सज़ा स्लिप होती है, जब ये अदालत के सामने ये ट्रायल का इसका फ़ैसला जब होगा तो इसके ऊपर सज़ा लिख के इसको वापस थाने भिजवा दिया जाएगा, और उसका जो इंडेक्स है उसके अंदर इसको अपडेट कर दिया जाएगा कि फ़ाइनली इसके अंदर क्या हुआ, और जो कोई मुतफ़र्रक़ चीज़ें इसके अंदर हैं वो इसके जो वो इसके अंदर फाइनली रह जाती हैं। तो हम चीज़ों को इस तरह से अपने पास रखते हैं कि हमें समझने और पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये हमारी जुडिशल फ़ाइल जो है वो मैंने आपको बयान की कि आखिर में एक इसका बंडल बना के हमको इसको अलग से बांध के रखना चाहिए। अब उसके बाद नंबर 2 हमारी वो पुलिस फ़ाइल है। यूजुअली जो पुलिस फ़ाइल है ये इस शक्ल में हम इसको रिंग बाइंडिंग करा लेते हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं। इसके अंदर जो पुलिस फ़ाइल है उसके अंदर ज़िमनी नंबर 1 जो है, जैसे कि इसके अंदर नज़र आ रही है, इसकी ज़िमनी नंबर 1 से ऊपर पुलिस वाले जो अपनी इस फ़ाइल को जब मैनेज करते हैं, अपनी तफ्तीश करते हैं, तो इसके अंदर जैसे जैसे मुतफ़र्रक़ दरख्वास्तें आती हैं, कहीं से वो रिमांड लेता है, किसी की तलबी 160 की लगाता है, तो वो इसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। उसको हाई कोर्ट कहती है कि रिकॉर्ड लेके, यानी वो नीचे नहीं लगा रहा होता पुलिस फ़ाइल के अंदर, वो इसके ऊपर लगा रहा होता है। यानी जब आप पुलिस फ़ाइल निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा बंडल था। इसकी भी मैंने 3 हिस्से किए पुलिस फ़ाइल के। ये केस थोड़ा सा बड़ा था, इसके अंदर 5 तफ्तीशें हुई, 5 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे उन्होंने मुलज़मान को इन्वेस्टिगेट किया। तो उसके अंदर मैंने शुरू में ही इसकी ज़िमनी नंबर 1 से लेके फ़ाइनल ज़िमनी को रिंग बाइंडिंग करवा ली, और वो आखिर तक ये मेरे साथ साथ चलता रहा। और जो मुतफ़र्रक़ जो पुलिस फ़ाइल थी, जैसे ये पुलिस फ़ाइल अव्वल नज़र आ रही, तो इसके अंदर पुलिस फ़ाइल अव्वल, दोम, सोम के नाम पे मैंने 3 फ़ोल्डर शुरू में बना लिए इसके अंदर। तो जो चीज़ें फ़ालतू थी वो मैं साइड पर निकालता चला गया, और एट दी एंड मेरे पास ये मेरी पुलिस फ़ाइल बची। तो ये बड़ी सपोर्टिव होती है। जिस वक्त कोई भी आता है हमारे पास गवाह, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है इस फ़ाइल को देख के कि पुलिस डायरीज़ जो हैं, जो बेसिकली ये पुलिस डायरीज़ हैं 170 सीआरपीसी के तहत जो है वो जो पुलिस अफसर इसको मेंटेन करता है, तो वो जैसे जैसे वो आता है तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसने क्या क्या इसके अंदर काम किया, क्या उसको करना चाहिए था, क्या उसने नहीं किया। तो ये सारी बातें तो वो ट्रायल और उस केस से मुतल्लिक़ हो सकती हैं। तो ये आखिरी जो पुलिस फ़ाइल है, इसमें मैंने आपको बताया कि ज़िमनिया और मुतफ़र्रक़ दरख्वास्त है कि 2 बंडल बनते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है फ़ाइल का। और उसके बाद थर्ड वन जो है वो हमारे पास आती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जैसे कि इस केस के अंदर ये शहादत इस्तग़ासा है। तो शहादत इस्तग़ासा क्या है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नकलें तकसीम हो जाती हैं, नकलें तकसीम होने के बाद फ़र्द जुर्म लग जाता है, और मुलज़म जो है वो अगर डिनाई कर दे तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी कैलेंडर के मुताबिक शहादत पेश करता है। तो जब हम शहादत ख़त्म करते हैं, जिस तरह के इस केस के अंदर था,
तो हमने इसके अंदर वो सारी शहादतें जो 1 से लेके जितने भी गवाहान इसके अंदर PW 18 गवाह इस केस के अंदर पेश हुए, तो मैंने इस फ़ाइल को फ़ाइनल बहस में जाने से पहले जिस तरह जज साहब के पास ये फ़ाइल मौजूद थी उस तरह इसको मेंटेन किया 1 से लेके PW 18 तक। तो इस केस के अंदर मैंने इसके अंदर ये बेटर कापी भी तैयार की, ये इसका पार्ट है इसका, यानी ये सिर्फ जो इसमें स्टार विटनेस था जो मैंने जिरा की इसके अंदर, ये 51 पेजेस थे इस केस के अंदर। 51 पेजेस जो हैं वो जज साहब ने हाथ से लिखे। ये थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस था इस लिहाज से कि चीफ जस्टिस जो थे पंजाब के, उन्होंने इसमें हुक्म फरमाया कि इसके अंदर डेली हेयरिंग होगी और इसको आप जल्दी से जल्दी कोई भी वजह नहीं होगी, इवन पेंडेमिक भी आया तो ये डेली चलता रहा ये केस। ये 5/1 जो है 2020 को इसमें मैं एंगेज हुआ था और 5/1/2021 को ये कंक्लूड हुआ। तकरीबन हमें 11 माह लगे। डेली हमने इस केस की हेयरिंग की और अल्टीमेटली 330 दिन ये ट्रायल मेरे पास रहा और 250 जजमेंट्स हुई इसके अंदर। 250 डेज़ मुसलसल डेली इसको सुना गया और इसमें जो मुद्दइया थी उसको कई दिन जरा होती रही और 51 पेजेस जो हैं वो जज साहब के उन्होंने अपने हाथ से लिखे। तो एज सच हमने फ़ाइनल तक जाते हुए जो 18 जो शहादतें रिकॉर्ड की इस्तग़ासा ने, उसको ये हमने इस अलहदा बंडल की शक्ल में रखा और उसके साथ जो जज साहब चूँकि हाथ से लिख रहे थे तो उसको समझने के लिए इसको हमने इसकी बेटर कापी भी तैयार करवाई। तो ये शहादत इस्तग़ासा, इसके साथ ये अटैच चीज़ है। इसकी बेटर कापी हर केस में नहीं बनती लेकिन बन सकती है। उसके बाद जो इस्तग़ासा से मुतल्लिक़ा 2 चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। एक तो ये इस्तग़ासा ने कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ात थे जो कि टेंडर करवाए। अब शहादत में जो भी दस्तावेज़ात मुद्दई की जानिब से आए उसको हमने P का मार्क इसको लगता है। डॉक्यूमेंट जो एग्जिबिटेड होते हैं PA से लेके फाइनली इसके अंदर PQ तक, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट जो थे शहादत इस्तग़ासा ने पेश किए। ऐसे दस्तावेज़ात जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स ना थे लेकिन जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा थे, उनको मार्क लगता है। मार्क P1 से लेके फर्दर कोई भी मार्क लग सकता है। तो शहादत इस्तग़ासा अलहदा हम अपने पास महफूज कर रहे हैं। इसके साथ इसका पार्ट जो है वो बेटर कापी है, इसके साथ एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट हैं और इसके साथ अगर कोई मार्क लगा हुआ है, इस केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई मार्क नहीं था, लिहाजा ये जो है वो इस तरह, यानी हम फाइनल बहस में जो हमारी फाइनल जो जिसमें हम कोर्ट को असिस्ट करने जाते हैं, तो जब तक हमारे कागज़ किसी तरतीब से ना हो तो हम कोर्ट को असिस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि जो शहादत है प्रोसिक्यूशन की, थर्ड पार्ट जो हमारी फ़ाइलों का है वो इस तरह से हम अपने पास मेंटेन करते हैं। और फोर्थ पार्ट ये है डिफेंस एविडेंस। यूजुअली इसको लोग समझते हैं कि ये 5वां हिस्सा होता है, लेकिन ये मेरे वाले केस में भी ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि ये चौथा हिस्सा है कि जैसे जैसे प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस पेश करती है तो डिफेंस अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करता है। जिरा के दरमियान वो कन्फ्रंटेशन करवाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो गवाह जो कंसील कर रहा है वो उसको पुट की जाती हैं। इसके अंदर मैंने 28 दस्तावेज़ात जो हैं वो पुट किए। बेसिकली तो डिफेंस एविडेंस को 342 स्टेटमेंट के बाद होना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर ये पहले शहादत इस्तग़ासा के साथ साथ ही ये इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम गवाहों को पुट करते रहे। और फाइनली इसके ऊपर भी मैंने लिखा है एग्जिबिट जो है वो डॉक्यूमेंट हुए जब, तो एग्जिबिट D1 से लेके एग्जिबिट D28 तक जो डॉक्यूमेंट हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट थे, ये हमने इसके अंदर टेंडर करवाए। अब इसके बाद जब डिफेंस एविडेंस जो है उसके भी जो है दूसरा पार्ट है कि अगर इसके साथ हमने 342 की स्टेटमेंट में ये ऑप्ट किया होता कि हमने ओरल एविडेंस भी करवानी है, तो वो ओरल एविडेंस जो भी रिकॉर्ड होती वो इसके साथ अटैच होती। और अगर हम बरहलफ अपनी कोई शहादत करवाते इस मुकदमे की तो वो उसका एक अलहदा बंडल बनता, लेकिन इसमें हमने ना तो डिफेंस एविडेंस दी ना ही 342 की स्टेटमेंट इसमें करवाई। तो लिहाजा ये जो डिफेंस का डॉक्यूमेंट है ये इसी तरह इस शक्ल में जो हमारे पास आ गया। और इसके साथ नीचे इसी के अंदर ही मैंने अटैच किया हुआ है 4 डॉक्यूमेंट थे जो मार्क D1 से मार्क D4 तक जो है वो कोर्ट की काइंड पेरूजल के लिए हमने इसके साथ अटैच किए। तो अल्टीमेटली ये एक आर्ट है कि किस तरह से हमने बग़ैर डिफेंस की शहादत दिए हुए ये सारे दस्तावेज़ात हमने इस्तग़ासा के जो गवाहान थे उनको पुट किए और पुट करने के बाद उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। उसके लिए अलहदा से एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है कि वो कैसे ये मुमकिन हुआ कि हमने इसको साथ लगाया। अब उसके बाद ये 342 की स्टेटमेंट है, इसके लिए भी मैं अलहदा से एक वीडियो समझता हूँ कि सिर्फ 342 की स्टेटमेंट पर आनी चाहिए। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका 5th पार्ट है इन फाइलों का। तो इस पर यकीनन मैं अलहदा बात करना चाहूँगा
तो ये वो सवालात होते हैं जिस वक्त शहादत इस्तिग़ासा ख़त्म हो जाती है। तो 342 की स्टेटमेंट में जज साहब, इसमें यूजुअली 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन जैसे ये बड़ा केस था इसमें जज साहब ने सारी शहादत हमें पुट की। तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो सवालात थे हमें जो कोर्ट ने पूछे फाइनली वो सॉरी मैं देख रहा हूँ इसमें, तो ये 12 सवाल थे। तो 12 सवालात हमें कोर्ट ने पूछे। तो ये बहुत सारे लोग इसको फॉर्मली लेते हैं, जिस तरह कि जैसे हम इस केस में गए तो जज साहब ने कहा वो आपको तो पता ही है जी, वो एक केस है कि वाई दिस केस अगेंस्ट यू, तो आप इसको एक्सप्लेन करें। तो इसमें जो हमारा मॉडिफाइड तरीक़ाकार है कि 342 की स्टेटमेंट को कैसा होना चाहिए, वो मैं अलहदा से जो है वो एक इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाना चाहूँगा कि 342 की स्टेटमेंट में चूँकि जब हम डिफेंस नहीं दे रहे तो मेरी ये इख्तरा है कि हम तमाम चीज़ें, जब उन्होंने मुझे पूछा डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स, तो मैंने इसमें जो है वो 56 वजूहात जो हैं, 56 वजूहात बरी कर दिए जाने की, वो इसके अंदर लिख के मैंने इसके अंदर कोर्ट को दे दी, ताकि ये अमूमन फ़ाइनल बहस या फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन 342 की स्टेटमेंट को उतार के जुडिशल फाइल से नहीं फेंका जा सकता। तो अल्टीमेटली इसको कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए और सोच समझ के हमारा सारा डिफेंस आ जाना चाहिए। तो ये एक अलहदा से एक पार्ट है। 342 की स्टेटमेंट जो है वो फर्दर डिसाइड करती है कि इसके अंदर केस ने फर्दर किधर जाना है। यानी अगर 2 सवाल इसके अंदर बड़े अहम हैं, एक सवाल ये होता है कि क्या आप दिफाई शहादत देंगे, और एक सवाल होता है क्या आप अपनी स्टेटमेंट बरहलफ देंगे, खुद एज अ विटनेस बॉक्स में आएंगे बतौर मुल्ज़म। तो यूजुअली इसमें जो है ये आपकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमा जो है उसमें प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, और अगर डिफेंस इसके अंदर कोई भी जो है वो जो है डिफेंस ना भी दे तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि ये जुर्म हुआ था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर बंडल ऑफ जजमेंट्स है इसके बाद। तो यानी जो जजमेंट्स हम इसमें रिलाई कर रहे हैं उसको हम अलहदा से अपने पास लिखना शुरू कर देते हैं, निकलवा के उसका एक बंडल बनवाना शुरू कर देते हैं, ताकि फ़ाइनल बहस जिस वक्त हो उस वक्त ये हमारे पास ये इस हालत में सम अप हुई चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। तो ये वो बंडल ऑफ जजमेंट्स थी जिन पर हमने रिलाई किया, और जो है वो ये अलहदा से हमारे पास सम अप हुई चीज़ आ गई। अब 7वीं और 8वीं चीज़ है कि हमने बंडल ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन और इंटरम ऑर्डर्स, यानी ये इनका एक बंडल बन सकता है। ये यूजुअली फ़ाइनल बहस में इतने इस्तेमाल नहीं होते, ये मैंने इनको अलहदा रख लिया है। इसमें सिर्फ इंटरम ऑर्डर्स इस लिहाज से इस्तेमाल हुए कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो ड्यूरिंग एविडेंस जो है कोर्ट ने जो रिज़ॉल्व किया, तो उसका अलहदा आर्डर लिखा। यानी हमने अगर कहा कि जी ये वाली जो बात है इसका सवाल हमें इजाज़त दी जाए, कोर्ट ने कहा, दूसरी साइड ने कहा जी ये नहीं मिल सकती, तो कोर्ट ने कंट्रोवर्सी जो रिज़ॉल्व की बाज़ दफ़ा इंटरम ऑर्डर्स में कर दी। तो वो इंटरम ऑर्डर्स कहीं कहीं रेलिवेंट थे, अदरवाइज़ ये सारी मिसलेनियस एप्लीकेशन, इंटरम ऑर्डर्स, बेल्स, इसके अंदर रिट्स हुई, 22 से 22 भी गई, 5 दफ़ा तफ्तीश तब्दील हुई। तो ये सारा कुछ तफ्तीश हालांकि यूजुअली नहीं हो सकती, लेकिन ये मुसलसल ये होता रहा प्रोसेस सारा, और ये सारा कुछ ये 7 और 8 नंबर बंडल ये इसका है, लेकिन अमूमन इतना बड़ा नहीं होता। तो 9th ये है कि एक नोटिंग रजिस्टर, यूजुअली जैसे ही हम इस फाइल में किसी भी फाइल में अगर एंगेज होते हैं किसी भी केस में, तो एक नोटिंग रजिस्टर होता है। जैसा कि ये इस केस में ये मेरे पास 2 नोटिंग रजिस्टर नज़र आ रहे हैं। तो ये नोटिंग रजिस्टर बड़े अहम हैं। जैसे ही हम कोई जजमेंट पढ़ते हैं, यूजुअली ट्रायल चल रहा होता है, तो हमारे ज़हन में फ़ौरन आता है कि जी ये इस केस से मुतल्लिका ये जजमेंट है। जब हम फ़ाइल पढ़ते हैं तो ये सबसे अहम बात है कि फ़ाइल पढ़ते हुए आप नोटिंग रजिस्टर जो भी आपने बनाया उसके अंदर पहले दिन से नोट करना शुरू कर दें। जैसे मैं आपको बतौर मिसाल बताता हूँ कि जो जैसे मुझे पता था, हमने जैसे इसमें जजमेंट्स लेफ़्ट साइड से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, ये मेरा पैटर्न है कि इसने हमने एक जैसे पहली जजमेंट लिखी हुई है कि जिसने बयान लिखे बाद की तफ्तीश में से बुलाया गया, यानी हमें अंदाज़ा था कि कुछ लोगों को प्रोसिक्यूशन सप्रेस कर रही है, तो वो जजमेंट मुझे 2005 ILR 64 नज़र आई, तो मैंने इसके अंदर लिख ली ताकि जब फाइनल बहस में मैं जाऊं तो मेरे पास मुझे पता हो कि मैंने कौन कौन सी जजमेंट्स जो हैं वो पेश करनी है, कौन कौन सी नहीं रोकनी, कौन कौन सी नहीं देनी है। तो और फिर सबसे अहम बात जो जिरा की होती है कि आपको पता हो अपने केस को, जब आप पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में एक स्केच बन जाता है, और फिर जहाँ कहीं आपको जजमेंट नज़र आती है फ़ौरन आप वहाँ रुक जाते हैं। तो इसमें जैसे एक जजमेंट थी 2016 PCRLJ नोट 40, तो उसमें गवाहान ने इस स्टाम्प को किसी अदालत में पेश नहीं किया, यानी जो अलैज किया गया था कि जी ये स्टाम्प जो है ये मेरा जो क्लाइंट था वो गवाह था उस जो डॉक्यूमेंट को क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जिबिट P1 था, तो उसने किसी अदालत में पेश नहीं किया था। तो ये एक जजमेंट थी 2016 PCRLJ नोट 40 जिसके अंदर गवाह ने उसको कहीं भी पुट नहीं किया, तो उसको बरी कर दिया गया। अब जिरा में जाने से पहले मुझे ये पता था कि मैंने इस पर सवाल करने, तो इस तरह ये जो नोटिंग रजिस्टर हैं हमारे, ये हमारे पहले दिन से हमारे दोस्त हैं, ये हमारे साथ चलते हैं।
इसके अंदर हम जो हर बंदे के अलग-अलग जब हम अपने क्लाइंट को सुनते हैं तो ये सारी बात इसमें लिखना शुरू कर देते हैं कि जैसे इस केस के अंदर हमने ये पहला सफ़ा ये लिखा हुआ कि मेरा जो क्लाइंट है वो इतने साल का है, मेरा जो साथी मुलज़म है उसके राय बशीर साहब उसके वकील साहब हैं, और एक साथी मुलज़म के सहर भट्टी साहब हैं, एक के फराद शाह साहब हैं, और मुद्दई की तरफ से कौन वकील है और उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये जो है हमारा शुरू हुआ, और मुद्दइया के बारे में जो मेरा गवाह जानता था वो मैंने इसके अंदर नोट डाउन किया, और फिर हर गवाह के लिए अलग-अलग जिरा जो है वो मैं इसमें तैयार करता चला गया, और जो सवाल करता चला गया उनको टिक करता चला गया, जो नहीं करने वाले थे वो क्रॉस हो गए। अल्टीमेटली मुझे पता लग गया आखिर तक जाते हुए कि कौन सी चीज़ हो गई है, कौन सी रह गई है। जो हम इसके अंदर करते गए उसके अंदर नोट डाउन करते गए। ये शेयर्स हैं जो चूँकि ये कंपनी थी जिसकी तरफ जिसकी नुमाइंदगी करते हुए FIR दर्ज करवाई गई, तो SCCP का रिकॉर्ड कौन कितने शेयर्स का मालिक है, यानी ये हमारी नोटिंग एक्चुअल जो है ये हमारे पहले दिन से लेके फ़ाइनल जजमेंट वाले दिन तक ये हमारे साथ चलती है। तो इसके अंदर हम सारा कुछ लिखते हैं। तो ये उसके बाद रजिस्टर ऑफ नोटिंग के बाद 10th पार्ट है फाइनल आर्गूमेंट्स। तो फाइनल आर्गूमेंट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, ये बड़े अहम है, एक क्वेश्चन है। जैसे इस केस के अंदर जो है वो अब आपको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हमने थोड़ा सा इसमें जो है वो साथी दोस्तों की इजाज़त के साथ हमने कोशिश की कि जो लाइव आर्गूमेंट्स हैं इस केस के अंदर जो हुए थे वो आपको इसके अंदर सुनवा दिए जाएँ। तो इसमें कुछ पार्ट जो है हम आपको पहले दिखा रहे हैं इसके अंदर जो कि मुद्दई जो थे कंप्लेनेंट थे उनकी तरफ से जो आर्गूमेंट्स हुए वो आप अब देख रहे हैं। तो ये राजा साहब थे जिनको आप सुन रहे थे, ये कंप्लेनेंट थे इस केस के अंदर, और इन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। यूजुअली जब सम अप होता है फाइनल आर्गूमेंट्स में हम जाते हैं तो देखा ये जाता है कि अगर डिफेंस प्ली ली गई है या डिफेंस की तरफ से एविडेंस आई है तो डिफेंस साइड पहले जो है वो आर्गूमेंट करती है। तो इसमें जो है वो कोर्ट जो है वो उन्होंने उसको इजाज़त दी कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट की जानिब से राजा साहब ने सबसे पहले आर्गूमेंट्स किए, और उसके बाद फिर दूसरी साइड जो है डिफेंस की जानिब से जितने वकला थे उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है वो हमारे आर्गूमेंट जो थे अपनी अपनी साइड से जो हमने किए वो क्या थे। एज सच यहाँ पर छोटा सा उसका क्लिप दिखा रहे हैं, उसका लंबा नहीं कर रहे, इसको अलहदा से मैंने इसको अपलोड किया है। पूरी अपनी जो आर्गूमेंट्स थे उसकी जो बहस थी वो मैंने उसका एक अलहदा हम उसकी एक वीडियो बना के इसको जो है वो शेयर कर देंगे। इसके अंदर एक छोटा शॉर्ट क्लिप दिखाया जा रहा है। अब इसमें हमारे आर्गूमेंट के साथ ही ये जो अगला जो है वो मेरा को कौंसल थे हमारे, उसके अंदर जो चौहान साहब थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे राय उस्मान साहब। तो अब हम उनके आर्गूमेंट्स भी आपको दिखा रहे हैं एज फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, कि आप देखेंगे किस तरह से फ़ाइनल आर्गूमेंट्स जो है वो फाइनली डिलीवर होते हैं। तो एट द एंड जैसे ये राय साहब ने जो है वो हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जब हम इसमें इस केस के अंदर जब फाइनल आर्गूमेंट्स करेंगे और करने के फ़ौरी बाद जो है वो इसके अंदर कोर्ट जो है वो मौके पर ही इसको डिसीजन कर देगी। तो वो हम इवन आखिर में ये जो है वो आर्गूमेंट कर रहे थे कोर्ट के साथ, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम कोर्ट को इवन 51 जो मेरे पेजेस की जो जरा थी मैं चाह रहा था कि मैं सारी एक्सप्लोर करके कोर्ट को बताऊं, लेकिन कोर्ट ने फौरी तौर पर चंद सवालात मुद्दई फरीक से मुद्दई कौंसल से किए और उसके बाद मौके पर एक्विटल जो है वो इसकी अनाउंस कर दी, और अल्टीमेटली जो हमारा जो डेली ट्रायल था वो ख़त्म हो गया। तो ये क्रिमिनल ट्रायल जो था ये उसको फाइनल डे को हैंडल करने के लिए वो जो फ़ाइल है वो किस तरह मैनेज की जाती है ये मैंने आपको बताया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मालूमात को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।